गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में अपन नए और बेहतरीन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आज इस लेक्चर में अपन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि जो विश्व आयुर्वेदिक संस्थान है, आयुर्वेद महोत्सव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही अपनी जो कर्क रेखा है और जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है जो कि उड़ीसा के पुरी में स्थित है, उसके बारे में इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो दोस्तों बताइए, भारत की जो 84 ग्रैंड मास्टर है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास पद्मनी राउत, वैशाली रमेश बाबू, तान्या सचदेव और सौम्या स्वामीनाथन में से कौन है जो कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है? दोस्तों, जो अपनी वैशाली रमेश बाबू हैं वो अपनी 84 ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से कहाँ हाल ही में जो अपना 5वां वर्ल्ड आयुर्वेदिक महोत्सव है उसका ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका जो अपना महोत्सव है इसका आयोजन है अपने केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यह आयोजन है वो केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। केरल का जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर जो अपने 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। और यह जो ग्लोबल आयुर्वेद जो फेस्टिवल है इसका 5वां संस्करण का आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा जो आयुष मंत्रालय है, केरल सरकार और जो कई आयुर्वेदिक संघ है उनके सहयोग से इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? जो अपनी केरल गवर्नमेंट है उसके तहत, तथा जो अपना आयुष मंत्रालय है जो कि आयुर्वेदिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करता है। साथ ही सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन है, उसके द्वारा जो बहुत सारी आयुर्वेदिक संघ हैं उनके साथ मिलकर इस प्रोग्राम का आयोजन, इस महोत्सव का आयोजन किया गया। गाइस, इस कार्यक्रम में वर्तमान दुनिया की जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किए गए। उनको जो दूर करने के लिए जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने पर चर्चा की गई। साथ ही आयुर्वेदिक का वर्तमान चिकित्सा में क्या महत्व है और चिकित्सा हितधारकों के लिए जो वैश्विक जो मंच है उसमें आयुर्वेद की क्षमता को प्रदर्शित करने वाले, अर्थात अपनी जो हेल्थ है उसमें आयुर्वेद का कैसे अपन यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी हेल्थ को वो इम्प्रूव कर सकता है, आदि पर विचार विमर्श किया गया। दोस्तों, अपना जो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है 2023, इसकी थीम थी स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ठीक है, इसकी थीम याद रखना, स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां तथा एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। दोस्तों, इस कार्यक्रम में इस बात पर भी पता लगाया गया है कि जो पर्यटन क्षेत्र में जो आयुर्वेद है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, जो अपना आयुर्वेद है, जो चिकित्सा पर्यटन है उसको बढ़ावा देना आयुर्वेद के क्षेत्र में, और केरल सरकार इसके लिए बहुत सारे काम भी कर रही है। अब अपन देख लेते हैं कि जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है वो आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, जो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है वो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, अर्थात 2 साल बाद में इसका आयोजन किया जाता है। अभी जो केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया वो इसका 5वां आयोजन था। इसके उद्देश्य की बात करें तो ये चिकित्सा की समग्र प्रणाली होती है उसमें आयुर्वेद की क्षमता को इम्प्रूव करता है, अर्थात जो अपनी जो मेडिकल लाइन है उसमें जो आयुर्वेद है उसकी क्या क्षमता है, उसका क्या योगदान हो सकता है, उसको इम्प्रूव करता है। यह महोत्सव आयुर्वेदिक चिकित्सकों और हितधारकों की जो वैश्विक नेटवर्किंग है उनके लिए एक मंच प्रदान करता है। इस उत्सव में शोध पत्र, पोस्टर, सत्र, आयुर्वेदिक दवा, हर्बल उत्पादों तथा कल्याण सेवाओं की जो प्रदर्शनियां हैं आदि को शामिल किया गया है। तो ये अपन ने जाना वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव के बारे में। अपना अगला क्वेश्चन है, देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड हाल ही में लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है?
तो दोस्तों पहली तो बात ये होगी कि देश का पहला सुपर क्लाइड लॉन्च किया गया है, जो कि मेड इन इंडिया के तहत भारत ने स्वयं इसे डेवलप किया है, जिसका नाम है नवीन क्लाउड। क्या नाम है? नवीन क्लाउड नाम है, जो देश का पहला एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है सुपर क्लाउड है। ठीक है, ये देश का पहला है जिसे इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर पूरा किया है? कौन सा दुनिया का पहला शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफार्मर को पूरा किया है? दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को पूरा करने वाला गेल है, जो भारतीय गैस लिमिटेड संस्थान है, उसके द्वारा भारत का पहला शिप टू शिप एलएनजी जो ट्रांसफर है उसको पूरा किया गया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। तो दोस्तों जो अपनी गेल है, जिसका पूरा नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ने जो शिपिंग क्षेत्र होती है उसमें जो लागत आती है उसको कम करने के लिए तथा उत्सर्जन में जो कटौती है, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, उसमें कटौती करने के लिए दुनिया का पहला शिप टू शिप तरलीकृत गैस पदार्थ जो एलएनजी का हस्तांतरण को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। ठीक है, यह अभिनय दृष्टिकोण का उद्देश्य जो शिपिंग की लागत है उसको कम करना है तथा जो पोल्यूशन जो उत्सर्जन होता है शिपों के द्वारा उसे कम करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला शिप टू शिप तकनीकी जो शिप टू शिप तरलीकृत प्राकृतिक गैस है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो अपने गेल के द्वारा शुरू किया गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। बात करते हैं अपन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो दोस्तों पहले गेल था, पहले इसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे अपन शॉर्टकट नाम गेल से जानते हैं। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, उसके अंडर आने वाला एक पीएसयू है, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। ठीक है, तो बताइए यह कौन से मंत्रालय के तहत आता है? यह आता है अपना प्राकृतिक गैस और जो पेट्रोलियम मंत्रालय है, गैस मंत्रालय, उसके अंडर यह आती है गेल। दोस्तों यह प्राकृतिक गैस तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस होती है, साथ ही जो हाइड्रोजन होता है और तरलीकृत जो पेट्रोल गैस ट्रांसमिशन होता है, साथ ही जो पेट्रोकेमिकल्स, सिटी गैस वितरण, सौर और पवन सहित जो रिन्यूएबल एनर्जी है आदि का यह अन्वेषण करता है, उत्पादन करता है और बिजली उत्पादन आदि में इसके जो व्यवसायिक क्षेत्र है इन पर यह काम करता है। दोस्तों 1 फरवरी 2013 को गेल को भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा दिया था। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि क्या गेल एक महारत्न कंपनी है? तो यस, गेल एक महारत्न पीएसयूज है। ठीक है, इसको दर्जा दिया गया था 1 फरवरी 2013 को। इस दौरान इसमें 11 अन्य सार्वजनिक जो पीएसयूज है उनको भी इसमें शामिल किया गया था। दोस्तों गेल है वो 13,722 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के नेटवर्क का मालिक है और उसका संचालन भी करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय गैस ग्रिड के हिस्से के रूप में अपनी लगभग 6,000 किलोमीटर पाइपलाइन परियोजनाओं तथा जो 2 संयुक्त उद्यमों के माध्यम से लगभग 2,000 किलोमीटर पाइपलाइन परियोजना का यह क्रियान्वयन कर रहा है। ठीक है, तो गेल है वो बहुत सारी पाइपलाइन परियोजना चला रहा है गैस को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए, और इसके द्वारा बहुत सारी पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और ये बहुत बड़ा एक संगठन लिमिटेड है, कंपनी है जो एक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बताइए कचनार चौधरी है वो कौन से खेल से बिलोंग करती है, अर्थात कौन सा खेल या खेलती हैं? तो दोस्तों कचनार चौधरी है वो शॉट पुल है, एक खेल है महत्वपूर्ण, उसकी प्रमुख खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, सुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? तो दोस्तों एक राजा थे, सुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र, इसका शासन किस क्षेत्र में रहा था? तो दोस्तों जो संगू वंश था उसका शासन है वो अपने विदिशा क्षेत्र में रहा था। संगू वंश जो अपने पशुमित्र संगू आते हैं उन्हीं के एक उत्तराधिकारी थे।
तो इनका जो राज्य क्षेत्र होता है वो अपने मध्य प्रदेश का जो विदिशा इलाका है वहां पर इन्होंने शासन किया था। आगे बात करते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों नरसिंह देव प्रथम, अशोक, राजा राजा चोल और राजा देवरोज द्वितीय में से कौन है जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध टेम्पल है। तो दोस्तों इसका निर्माण है वो अपना नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बात करेंगे अपन कोणार्क सूर्य टेम्पल के बारे में। तो दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य टेम्पल है वो ओडिशा का एक बहुत ही पवित्र शहर है, पूरी उसके आसपास स्थित है। इसका निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था 13वीं सदी के आसपास। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो गंग वंश के जो ये अपना टेम्पल है सूर्य का, जो कोणार्क मंदिर है वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। और ये गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मजबूती और उनकी जो स्थिरता है स्थापत्य कला की, उसका ऐतिहासिक परिवेश है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात यह गंग वंश शासन की जो स्थापत्य कला की जो विशेषता है उसकी एक महत्वपूर्ण झलक यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूर्वी गंग राजवंश को रुधि गंग और प्राच्य गंग के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों मध्यकालीन युग में यह विशाल भारतीय जो शाही राजवंश था, जिसने कलिंग से लेकर 5वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 15वीं शताब्दी तक शासन किया था। अर्थात यहाँ पर अपन बात करें संगू राजवंश की, संगू जो सॉरी अपन यहाँ पर गंग राजवंश की बात करें। गंग राजवंश है जिसे पूर्वी में गंग, रुधि गंग और प्राच्य गंग के नाम से भी जाना जाता था। और इसका शासन काल रहा था वो 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच में रहा। ठीक है, जो उड़ीसा का कलिंग क्षेत्र है वहां पर। पूर्वी गंग राजवंश बनाने की शुरुआत तब हुई जब इंद्रवर्मा प्रथम ने विष्णु कुंडिन राजा को हरा दिया था। अर्थात गंग वंश है उसके स्थापक संस्थापक माने जाते हैं इंद्रवर्मा प्रथम ने, जिन्होंने विष्णु कुंडी को हराकर गंग वंश की यहाँ पर स्थापना की थी। ठीक है, तो दोस्तों सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है वो विशाल रथ के आकार से बना हुआ है। अर्थात जो रथ होते पहिया होता है उसके आकार के रूप में इसका निर्माण किया गया। और ये भगवान जो सूर्य है उसको समर्पित एक बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल है। कोणार्क मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य कला की भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह मूर्ति कला और जो इसकी प्रवीणता है उसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो तो अद्भुत है ही, साथ ही यहाँ पर जो मूर्ति कला है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, वो भी देखने में बहुत ही सुंदर है। दोस्तों यह टेम्पल है वो कलिंग वास्तुकला की जो उनके द्वारा जो विशेषता है उसका एक सर्वोच्च बिंदु है, जो कि अनुग्रह है, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है। ठीक है, इसकी स्थापत्य कला है वो अनुग्रह को, जो खुशी होती है जीवन में उसको, और जो जीवन की जो लय होती है उसको दर्शाने का काम करता है। जो कलिंग शैली है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो वर्तमान में वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, जिसे 1984 में यूनेस्को ने अपने हेरिटेज स्थल में शामिल किया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की पंक्तियां हैं। ठीक है, कितने पहिए हैं यहाँ पर? 12 पहियों की पंक्तियां। कुछ लोगों का मानना है कि जो 12 पहिए होते हैं वो 12 जो इसके 12 पहिए हैं वो दिन के 12 घंटे होते हैं, उनका प्रतीक है। जबकि कुछ अन्य लोगों का ये भी कहना है कि ये 12-12 असों के 2 कतार के जो वर्ष होते हैं 12 माह के प्रतीक है। ठीक है, तो इन्हें 12 घंटों का प्रतीक माना जाता है तथा इसे 12 माह का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर 7 घोड़ों को सप्ताह के 7 दिन का प्रतीक माना गया है। अर्थात जो रथ के पहिए हैं उनको 7 घोड़े हैं वो खींचते हुए यहाँ पर दर्शाया गया। तो ये 7 घोड़े हैं वो 7 दिन होते हैं, जो अपना 7 डेज होते हैं, उनके प्रतीक के रूप में, सिंबल के रूप में इनको माना जाता है। दोस्तों समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता था। पूछ लिया जाए कि कौन सा टेम्पल है जिसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, तो वो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा का, उसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाजों के किनारे की ओर आकर्षित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। ठीक है, जो समुद्र में जहाज चल रहे थे उनको किनारे की ओर बुला लेता है और उनको नष्ट कर देता है।
कोणार्क सूर्य पंथ के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी में कश्मीर में हुआ था। और ये इसका जो कश्मीर में उदय होने के बाद में ये जो अमूल्य घड़ी है वो पूर्वी भारतीय तटियों के पास पहुंच गई थी। दोस्तों, ओडिशा के अन्य मंदिरों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर, तारा तारिणी मंदिर, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं तथा लिंगराज का टेम्पल है वो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो कि कलिंग शैली है उसमें बने हुए ये प्रमुख मंदिर है। कौन से? जगन्नाथ टेम्पल, तारा तारिणी टेम्पल, उदयगिरी, खंडगिरी और जो लिंगराज मंदिर है वो ओडिशा के प्रमुख मंदिर है जो कि कलिंग शैली में बने हुए हैं। तो ना बात कर ली जाए कलिंग स्थापत्य कला के बारे में। दोस्तों, कलिंग स्थापत्य कला है वो भारतीय मंदिरों को मोटे तौर पर असली क्या है कि जो अपने भारतीय मंदिर हैं उनको 3 शैलियों में बांटा गया है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली है वो उत्तर भारत की प्रमुख रूप से शैली है, अर्थात नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल बनाए गए हैं वो नागर शैली में बनाए गए हैं। वहीं दक्षिण में जो टेम्पल बनाए गए हैं वो दक्षिणी शैली में है, दक्षिणी भारत में। और इन दोनों का जो मिला जुला रूप है उसे बेसर शैली कहते हैं। जो मध्य भारत के जो टेम्पल है वो बेसर शैली में बने हुए हैं। हालांकि ओडिशा के मंदिरों की बात की जाए तो इसकी वास्तुकला है वो कलिंग शैली पर आधारित है। और कलिंग शैली है वो जो नागर शैली है उसी के अंतर्गत आने वाली एक उपशैली है। ठीक है, कलिंग शैली है वो नागर शैली का एक उपशैली मानी जाती है। इसकी स्थापत्य कला के बारे में बात करें, कलिंग स्थापत्य कला के बारे में, तो यहाँ पर मंदिर को मुख्य रूप से 2 भाग बने होते थे मंदिर में, जिनमें एक मीनार होती थी और एक हॉल होता था। ठीक है, यहाँ पर टावर को देवला कहा जाता था, हॉल को जगमोहन कहा जाता था। पूछ लिया जाता है कि जगमोहन का मतलब क्या है? तो जगमोहन है दोस्तों उड़ीसा के जो अपने कलिंग स्थापत्य कला के जो टेम्पल है वहां का जो हॉल होता है जहाँ पर लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं उसे जगमोहन कहा जाता है। और यहाँ का जो टावर है उसे देवला कहते हैं। देवला और जगमोहन दोनों की दीवारों पर भव्य रूप से बहुत सारे स्थापत्य कलाओं का रोमांकन किया गया है और यहाँ पर आकृतियां प्रचुर मात्रा में दर्शाई गई है। अर्थात ये जो जगमोहन और देउल है उसकी दीवारें हैं वहां पर बहुत सी मूर्तियां बनाई गई हैं, बहुत सी आकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ पर सबसे अधिक दोहराए जाने वाला जो आप चित्र देख सकते हैं वो घोड़े की नाल का आकार का है जो कि प्राचीन काल से आया है। अर्थात जो प्राचीन स्थापत्य कला है उससे इसको ग्रहण किया गया है। इसे आप शुरू में देख सकते हैं चैत्य घरों की जो बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं वहां पर इसे आप देख सकते हैं। यह देउल है जो कि कलिंग को 3 अलग अलग प्रकार के मंदिरों में बनाता है। दोस्तों, स्थापत्य कला है कलिंग की वो उसको आप 3 पार्टों में देख सकते हैं। यहाँ पर एक रेखा देउल होता है, एक पिद्धा देउल और एक खाकरा देउला। ठीक है, ये है आप देख सकते हैं इसे कहते हैं रेखा देउल, इसे कहते हैं खाकरा देउल। ये रहा अपना खाकरा देउल, इसका जो ये देखो ये स्तंभ है इसे खाकरा देउल कहते हैं और इसे पीथा देउल कहते हैं। ये जो छोटा रूप है यहाँ पर इसे पीथा देउल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये है ओडिशा की स्थापत्य कला। पूछ लिया जाता है कि रेखा देउल, पिद्धा देउल और खाकरा देउल है वो कौन सी स्थापत्य कला से जुड़े हुए हैं? वो अपनी कलिंग स्थापत्य कला है ओडिशा की वहां से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इसमें जो रेखा देउल है और जो पीदा देउल है वो भगवान विष्णु, सूर्य और शिव के मंदिरों में प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव के मंदिर आप प्रमुख रूप से देख सकते हैं। जबकि जो खाकरा देउल है यहाँ पर आप चामुंडा और माता दुर्गा के मंदिर प्रमुख रूप से देख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो अपना रेखा देउल है और पिद्धा देउल है इस शैली में है वो विष्णु, सूर्य और शिव के मंदिर बने हुए हैं तथा जो घाघरा देउल है उसमें चामुंडा और माता दुर्गा के टेम्पल आप देख सकते हैं। दोस्तों, रेखा देउला और खाकरा देउला में गर्भगृह है जबकि पीदा देउला के बाहरी नृत्य और प्रसाद हॉल का निर्माण किया गया। ठीक है, गर्भगृह किसमें है? रेखा देउल और खाकरा देउला में गर्भगृह है जबकि पीदा देउल में नहीं है। यहाँ पर बाहरी और प्रसाद हॉल का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये बात कर ली अपन ने कलिंग स्थापत्य कला के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1895 के आसपास। एयू भाई रोज ने इसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों महात्मा गांधी है, उनका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत बड़ा नाम आता है। उनका जो अपना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो कांग्रेस की सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, इसके अलावा उन्होंने कभी नहीं की थी। तो इन्होंने जब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उस अधिवेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। तो कांग्रेस का जब बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी मात्र एक बार की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो दोस्तों मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड में से कौन सा राज्य है जो कि अपने कर्क रेखा के नॉर्थ में स्थित है? तो दोस्तों जो अपना मिजोरम है वो कर्क रेखा के नॉर्थ में आता है। ठीक है, तो अपन जान लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। दोस्तों जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में जो अपनी भूमध्य रेखा है उसके समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों यह रेखा है वो पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा पर सूर्य है वो दोपहर के समय लंबवत चमकता है तथा कर्क रेखा की स्थिति है वो दोस्तों स्थायी नहीं है क्योंकि समय के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्क रेखा जो पृथ्वी के 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में। ये है ऊपर ऊपर आकर्टिक पथ जो कि 66.5 डिग्री के आसपास आता है। इसके ऊपर जो ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र आता है और यहाँ पर ये उत्तरी शीत कटिबंधीय यहाँ पर जलवायु पाई जाती है। फिर अपनी कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री के आसपास आती है। जो अपना आकर्टिक वर्त है और कर्क रेखा है इसके बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर ये अपना भूमध्य रेखीय क्षेत्र आता है जो कि 0 डिग्री अक्षांश पर है। यहाँ पर दोस्तों इस जो 0 डिग्री है इसे विषुवत वर्त के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु आप देख सकते हैं। फिर यह कर्क रेखा आ जाती है ये 23.5 डिग्री पर और ये अपना आकर्टिक वर्त है 66.5 दक्षिणी ध्रुव पर। दोस्तों कर्क रेखा है वो भारत के प्रमुख रूप से 8 राज्यों से गुजरती है। कितने से? 8 राज्यों से। इनमें से प्रमुख है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, भारत में कर्क रेखा है वो गुजरात के कच्छ का जो रन है, कच्छ क्षेत्र है वहां से शुरू होती है और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए जो मिजोरम का शेर छिप क्षेत्र है वहां तक ये जाती है। ठीक है, कच्छ से शुरू होकर मिजोरम के शेर छिप का क्षेत्र है वहां तक कर्क रेखा जाती है। दोस्तों कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है वहां से होकर गुजरती है। ठीक है, उज्जैन टेम्पल है वहां पर जो महाकाल का सबसे बड़ा टेम्पल है अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान शिव का जो क्षेत्र है तो वहां से भी कर्क रेखा गुजरती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों जयपुर के जो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय थे इन्होंने 1733 के आसपास उज्जैन शहर में दक्षिण की ओर सिप्रा जो नदी है उसके दाहिनी तरफ जय सिंहपुरा नामक एक स्थान था। वहां पर इन्होंने एक वेधशाला का निर्माण करवाया था जिसे जंतर मंतर महल के नाम से भी जाना जाता है। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो जय सिंह ने जय सिंहपुरा के आसपास एक क्षेत्र था वहां पर वेधशाला बनवाया था जो सिप्रा नदी है उसके दाहिने तट पर और उज्जैन शहर के दक्षिणी क्षेत्र में। दोस्तों अब अपन एक ट्रिक देख लेते हैं कि जो अपने कर्क रेखा से जो राज्य कौन कौन से आते हैं उनके बारे में याद रखने के लिए। तो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो मित्र से दोस्तों मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिमी बंगाल हो गया, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, मित्र यानी मिजोरम और त्रिपुरा, पर यानी वेस्ट बंगाल और राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार यानी झारखंड। ठीक है, ये आप मैप देख सकते हैं। अपना क्वेश्चन था कि कौन सा क्षेत्र है वो नॉर्थ में आता है। ये देखो नॉर्थ में आता है अपना
मणिपुर, ठीक है, ये मणिपुर है, इसके नॉर्थ में है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से यह रेखा निकलती है। ये छत्तीसगढ़ और अपने दोस्तों ध्यान रखना ये यूपी से नहीं निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड, ओडिशा और फिर वेस्ट बंगाल होते हुए अपने त्रिपुरा और मिजोरम से यह रेखा निकल जाती है। दोस्तों अपना अंतिम क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए, भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, वो कौन से राज्य में स्थित है? यूपी, गुजरात, उड़ीसा और महाराष्ट्र में से कौन सा राज्य है जहां पर प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थित है? तो दोस्तों भारत का गुजरात क्षेत्र है, गुजरात राज्य है, वहां पर भारत का पहला रेलवे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्थित है। यहाँ पर आप ये आंसर की देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।